नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। नूह हिंसा में अब तक कुल 48 एफआईआर दर्ज की गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नूह हिंसा में करीब 100 वाहनों को जलाया गया है। पुलिस ने अब तक 45 लोगों को हिरासत में लिया है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा में कुछ जगहों पर दूसरे दिन भी हिंसा, चिंताजनक खबर। गुरुग्राम में उपद्रवियों ने दुकानों में आग लगाई। पलवल में भी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी की गई है। बेहद परेशान करने वाली खबर है। हरियाणा हिंसा की आग राजस्थान तक पहुंची। एक और बड़ी खबर, भिवाड़ी में कई दुकानों में उपद्रवियों की तोड़फोड़। पुलिस ने 6 संदिग्ध उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली सेवा बिल पर सरकार का समर्थन बढ़ा। वाईएसआर कांग्रेस का बिल पर केंद्र सरकार को समर्थन, संसद में बिल का समर्थन करेगी पार्टी। 5वीं बड़ी खबर, बिहार में जल्द शुरू होगी जाति जनगणना, जाति गणना। सभी डीएम को सरकार के दिशा निर्देश जारी। पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना से रोक हटाई। एक और बड़ी खबर, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मानहानि मामला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पेशी तय है। 7 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम की पेशी होनी है। और बड़ी खबर नंबर 7, इंडिया अलायंस के नेताओं की कल होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में सुबह 10 बजे बैठक में सदन के अंदर रणनीति पर मंथन होगा। और 8वीं खबर, बिहार के श्रीकांत पासवान मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से रिपोर्ट तलब की है। शव के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था। 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, आरपीएफ जवान के ट्रेन में फायरिंग का मामला, आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट कराया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, गोलीकांड में किसी धार्मिक एंगल से इनकार है, यह भी खबर आ रही है। लेकिन इस सबके बीच में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो हमारी कर्टन रेजर है? पहली खबर, जाहिर तौर पर हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा की आग आज राजस्थान तक पहुंच गई है। चिंताजनक खबर है। नूह को प्रयोगशाला किसने बनाया? सबूतों के साथ सिस्टम से सवाल पूछेंगे। दूसरी खबर, जब शरद पवार से मिले प्रधानमंत्री तब एक मुस्कुराहट ने विपक्षी इंडिया की बेचैनी कैसे बढ़ाई, यह तस्वीर आपको जरूर कैप्चर करके हम दिखाएंगे। ये देखिए। तीसरी खबर, राहुल गांधी की सरप्राइज पॉलिटिक्स कहां दिखी? आज आधी रात 3 बजे ही सोकर क्यों उठ गए राहुल गांधी? और चौथी खबर, बिहार में जाति जनगणना होगी 2024 में, किसे मिलेगा फायदा, किसे नुकसान? और 5वीं खबर, 48 घंटे में मॉस्को फिर से कैसे दहल गया? क्या जेलेंस्की ने युद्ध की बाजी पलट दी है? खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और जाहिर तौर पर पहली बड़ी खबर, वायलेंस हरियाणा का। चिंता हरियाणा की है। ये तस्वीरें देखिए अब आप, किस तरीके से इन तस्वीरों ने पूरे देश को परेशान किया है। विरोध की ज्वाला, नूह प्रयोगशाला। नूह में पिछले 32 घंटे से दहशत का माहौल है, कर्फ्यू है। वहीं पलवल में आज शाम को फिर से हिंसा भड़की। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई घरों में आग लगा दी गई। हिंसा का यह सिलसिला कल नूह में हिंदू संगठनों के जलाभिषेक यात्रा के दौरान शुरू हुआ था। यहां मंदिर, दुकान, अस्पताल, पुलिस, थाना, हर जगह हमला हुआ। गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी की गई। हिंसा की आग हाईटेक सिटी गुरुग्राम तक भी पहुंची। आज गुरुग्राम में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा काटा है। सेक्टर 66 में 200 की भीड़ ने कई दुकानों को फूंक दिया, पेट्रोल बोतल के साथ हमला किया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हरियाणा में दंगे का असर राजस्थान में भी देखने को मिला है। भिवाड़ी में समुदाय विशेष की दुकान में तोड़फोड़ की गई। टीन शेड को तोड़कर नीचे गिरा दिया गया। पुलिस ने यहां कई संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। नूह समेत आसपास के जिलों में अब तक 48 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। अकेले नूह में 45 और कुल मिलाकर 70 लोग अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। सीएम का दावा है कि यहां बाहर से आए लोगों ने दंगे किए। पूरे मामले को साजिश के एंगल से देखा जा रहा है। जांच शुरू हो चुकी है, पॉलिटिक्स भी जमकर हो रही है। कांग्रेस खट्टर सरकार को जिम्मेवार ठहरा रही है। इस बीच पुलिस के रोल पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम इन सब बातों को अगले कुछ मिनटों में उठाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नूह के गुनहगार कौन कौन लोग हैं, नूह को जलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन सबसे पहले शासन प्रशासन की असफलता की कहानी तस्वीरों की जुबानी दिखाते हैं। अस्पताल और साइबर थाने का सीसीटीवी वीडियो जो सबूत है कि दंगाइयों ने यहां सुनियोजित तरीके से अटैक किया।
ये नूह में अलवर अस्पताल का सीसीटीवी वीडियो है। यहाँ बाहर 3 कैमरे लगे हैं। हर कैमरे में उपद्रवियों की हिंसा रिकॉर्ड हुई। शाम के करीब 4 बजे का मंजर देखिए। पहले कैमरे में कई नकाबपोश दंगाई सड़क पार करके अस्पताल की तरफ आते दिखे। सभी के हाथों में लाठी डंडे थे। सफेद शर्ट पहने 2 उपद्रवियों ने शीशे तोड़े, शटर को डाउन किया। उसके बाद उसी में से एक ने बीच में लगे सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की। इस बीच पीला नकाब पहने एक और शख्स तेजी से इस कैमरे की तरफ आया और इसे भी तोड़ दिया। हिंसा की यही तस्वीर अस्पताल के बाहर लगे तीसरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। तोड़फोड़ जारी थी कि दूसरा सीसीटीवी तोड़ने वाले शख्स ने यहां भागने से पहले इस तीसरे कैमरे को भी तोड़ दिया। ये उपद्रव देर तक चलता रहा। यहाँ दंगाइयों के निशाने पर यह सफेद रंग की कार भी आई। तोड़फोड़ के बाद इसमें आग लगा दी। नूह में ये साइबर पुलिस स्टेशन के बाहर का खौफनाक मंजर है। यहाँ भी भारी संख्या में उपद्रवी मौजूद थे। वो बस लेकर आए थे और उस बस से थाने की दीवार तोड़ दी। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में दंगाई भीड़ पत्थरबाजी करते भी नजर आई। यहाँ भी सब लाठी डंडे से लैस थे। क्या आप जानते हैं सब में सबसे बड़ा फेलियर किसका है? हम आपको बताएंगे, लेकिन एक चीज समझिए, अगर हरियाणा की साइबर क्राइम टीम या साइबर टीम एक्टिव ज्यादा होती, प्रोएक्टिव होती, प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करती, तो शायद यह घटनाएं नहीं होती। क्योंकि सोशल मीडिया पर इन घटनाओं के होने से पहले इसका बिल्डअप होना शुरू हो चुका था और वो बड़ा ही फोकस्ड बिल्डअप था। क्यों उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया गया? हिंसा के सीसीटीवी सबूत के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कल जहां हिंसा भड़की, आज वहां क्या हालात हैं। उपद्रवियों ने कल करीब 100 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। साइबर थाने पर हमला किया गया। नलहड़ के महादेव मंदिर को निशाना बनाया गया। एक अस्पताल पर भी पत्थरबाजी की गई। हिंसा वाली हर जगह से आज टीवी 9 भारद्वाज संवाददाताओं ने ग्राउंड रिपोर्ट, डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। नूह में उपद्रवियों की भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंक दिया। मंगलवार को टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा हिंसा वाली जगह पहुंचे तो मंजर भयावह था। देख सकते हैं कि एक जो टेम्पू है वो जला हुआ है। साथ ही आगे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कार जो है वो पूरी तरह से आग के हवाले कर दी गई। अभी भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। एक बाइक जो है वो इस कार के ठीक नीचे आपको नजर आ रही होगी, पूरी तरह से जली हुई है। आगे की तस्वीरें भी देखें तो यहाँ के हालात भी अलग ही नजर आ रहे हैं। नूह के साइबर थाने को भी निशाना बनाया गया था। थाने में पुलिस वालों की गाड़ियां टूटी पड़ी हैं। एक गाड़ी में टंगी वर्दी ने हालात बयां किए। हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस की वर्दी जो है वो जवान की यहाँ पे टंगी हुई है गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरी गाड़ी जो है उस पर पत्थरों से हमला किया गया है। फ्रंट गेट आप देख सकते हैं, वहाँ पे शीशा टूटा हुआ है। जो फ्रंट यहाँ पे जो मिरर है वो भी टूटा हुआ है। बोनट पर पत्थर के निशान जो है वो आपको नजर आएंगे। हिंसा के वक्त एक मंदिर में भी सैकड़ों लोग फंसे थे। मंदिर के बाहर दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें घेरकर हवाई फायरिंग की। आज हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने नलहड़ महादेव मंदिर से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी तो वहां की तस्वीरें भी परेशान करने वाली थी। बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी आस्था है लोगों की यहाँ से, और यहीं से शोभा यात्रा निकली थी। परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आसपास ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इन पहाड़ियों से भी पथराव किया जा रहा था। मंदिर परिसर में आपको पत्थर दिखाई देंगे छोटे छोटे, जो यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं। तो इस तरह का मंजर यहाँ पे था, और वाकई जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि दोपहर के बाद माहौल बिगड़ा। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मंदिर में शरण लिए। नूह में बेकाबू भीड़ ने अस्पतालों को भी नहीं बख्शा। लाठी डंडे और पत्थर से वहां भी जमकर तोड़फोड़ की। मैं सोहना इलाके में मौजूद हूँ,
जहां तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे, जो दंगाई थे, उन्होंने अस्पताल को भी नहीं बख्शा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोहना इलाके में गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, किस तरीके से हॉस्पिटल पे भी पत्थर बरसाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, नुकसान पहुंचाया गया है। तो हमने जब देखा तो सारे हॉस्पिटल पे पथराव था, कैमरे तोड़ तोड़ के फेंक रखे हैं जी उन्होंने। तोड़ दिए हैं? हाँ जी, ये सारे कैमरे तोड़ दिए हैं। अच्छा। और सारे हॉस्पिटल में देख सकते हो आप, सारे हॉस्पिटल में उन्होंने पत्थर मारे हैं। हिंसाग्रस्त इलाके में धारा 144 लागू है। हालात सामान्य करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जली गाड़ियां, टूटी बिल्डिंग अब भी दहशत पैदा कर रही हैं। हिंसा की आग सिर्फ नूह में ही नहीं भड़की, बल्कि दूसरे दिन गुरुग्राम भी लपटों में सुलगा। करीब 200 उपद्रवियों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया। गुरुग्राम के साथ दूसरे दिन पलवल में भी हिंसा देखने को मिली। यहाँ दुकानों में तोड़फोड़ की गई, बाइक और कार को फूंक दिया गया। हालांकि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन हम जब पूछते हैं कि पुलिस कहां थी, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हरियाणा विधानसभा स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ने कहा है कि हरियाणा में 33% पुलिस की कमी है। हालांकि ये एक्सक्यूज नहीं है कंट्रोल नहीं कर पाने के पीछे, लेकिन ये भी एक रीजन हो सकता है क्या? सोचिए जरा, नूह में हिंसा के लिए खाकी वर्दी भी कम जिम्मेदार नहीं है। खुफिया तंत्र फेल हुआ, यह खुलासा थोड़ी देर में हम करेंगे। लेकिन राज्य के गृह मंत्री अनिल विज जब TV9 के सवालों से रूबरू हुए तो उनसे हरियाणा पुलिस की लापरवाही पर तीखे सवाल किए गए। हिंसा की ये तस्वीरें सरकार की नाकामी नहीं तो क्या है? ये तीखा सवाल जब हमने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से पूछा तो उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश बताया। बिल्कुल ये मास्टरमाइंड किया है किसी ने। इतने पॉइंट्स पर, इतने नाकों पर इतने पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते, इतनी गोलियां इकट्ठी नहीं हो सकती हैं, इतनी जगह से गोली नहीं चल सकती है। मंत्री जी, इसका जवाब फिर कौन देगा कि पत्थर जमा किए जाने की जानकारी लोकल इंटेलिजेंस को क्यों नहीं थी, और अगर थी तो पुलिस से साझा क्यों नहीं की? जब उपद्रवी गोलियां इकट्ठा कर रहे थे तो इसका इनपुट आपके पास क्यों नहीं था? अनिल विज के मुताबिक हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड है। एकदम जो इतने बड़ा बवाल हुआ है, इतनी बड़ी हिंसा हुई है, ये अचानक घटित हुआ मामला नहीं है। इसको किसी न किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी न किसी ने मास्टरमाइंड किया है। फिर आपको ये जवाब भी देना चाहिए कि इसकी भनक आपको पहले क्यों नहीं लगी? आप जिस गृह विभाग की कमान संभालते हैं, क्या उसकी असफलता नहीं है? नहीं, देखिए वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, परंतु मेरे पास ऐसी, मेरे होम डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई इनपुट नहीं थी। क्यों नहीं थी? जांच में वो भी एक विषय है, उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। सरकार इन सवालों से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा की हिंसा शासन और प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है। ये अपनी गलती मान रहे हैं या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल है। बंदूक जब चलती है, बंदूक से गोली निकलती है और किसी को लग जाती है तो जिम्मेदार कौन होता है? गोली, बंदूक, ट्रिगर या ट्रिगर पर उंगली? क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं ये सब हमें? पुलिस प्रशासन से भी पूछा जाना चाहिए कि अचानक इतनी संख्या में हथियारबंद गुंडे सड़क पर कैसे आ गए? जब गाड़ियां चल रही थी, जब अस्पताल पर हमले हो रहे थे, जब सरेआम गोलियां चल रही थी, तब पुलिस कहां थी? क्या कर रही थी? क्या यह सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या यह लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? हमारी यह रिपोर्ट आज पूरी हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख देगी। नूह में ऐसी न जाने कितनी गाड़ियां फूंक दी गई। सड़क पर दिन दहाड़े तोड़फोड़, पत्थरबाजी होती रही, लेकिन इन दंगाइयों को रोकने और उन पर कार्रवाई करने वाली पुलिस कहीं नजर नहीं आई। सवाल है, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? नूह के एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर चल रहे थे। उनकी गैर मौजूदगी में एएसपी उषा कुंडू जिले की कानून व्यवस्था संभाल रही थी। अतिरिक्त चार्ज पलवल के एसपी लोकेंद्र सिंह के पास था, लेकिन दोनों हालात की सटीक समीक्षा नहीं कर सके। ग्राउंड लेवल पर इतने बड़े बवाल को रोकने की पहले से कोई तैयारी नहीं थी। क्यों ऐसा होता है कि जो लोग सत्ता में हैं, भाजपा जजपा के जो वोट लेकर बने थे, वो पल्ला झाड़कर कहीं और गुम हो जाते हैं?
और पूरा मामला पुलिस या अफसरों के हवाले कर कर चले जाते हैं। ऐसी जानकारी है कि हरियाणा सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर आने वाली हरियाणा पुलिस और सीधा सीएमओ को रिपोर्ट करने वाले सीआईडी डिपार्टमेंट के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। लोकल इंटेलिजेंस से लेकर सीआईडी विभाग की तरफ से कोई भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट या इनपुट हरियाणा पुलिस को नहीं भेजा गया। बड़े पैमाने पर जमा किए जा रहे पत्थर, पेट्रोल बम और दूसरे हथियारों को जुटाने के बारे में समय रहते सटीक जानकारी साझा नहीं की गई। न ही यात्रा स्थल के रूट के आसपास दूसरे समुदाय के भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे लोगों की जानकारी वक्त रहते पुलिस प्रशासन को भेजी गई। हमें जानकारी नहीं थी इस प्रकार की कोई भी, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी कमी रही, ये सब हम जानेंगे ना जी, सारी पुलिस लगाएंगे। इसी साल अप्रैल में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर नूह जिले के 14 गांवों से 70 लोगों की गिरफ्तारी इंटेलिजेंस इनपुट पर की गई थी। इसी वजह से पुलिस इस बार भी इस तरह के इनपुट मिलने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इस बार लोकल स्तर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन है या छलनी, सिर्फ छेद ही छेद नजर आ रहे हैं, लीकेज ही लीकेज हो रही है। शासन प्रशासन की नाकामी के बीच सवाल उठ रहा है, क्या नूह हिंसा के पीछे मोनू मानेसर का हाथ है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मोनू मानेसर फरार रहते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करता है, फेसबुक लाइव कर खुलेआम शोभा यात्रा में शामिल होने की चुनौती देता है। अच्छा, इससे एक और बड़ी बात है, यह शोभा यात्रा कई सालों से हो रही है, हर साल होती है, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस साल इसका यह वीडियो आता है और इस वीडियो के आने के बाद नूह में हिंसा का तांडव होता है। तो क्या मोनू मानेसर ही पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है? प्रभु श्री राम का नाम लेकर मोनू मानेसर ने भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। बावजूद इसके ना ही उसकी गिरफ्तारी हुई और ना ही धमकियों को गंभीरता से लिया गया। शोभा यात्रा में मोनू मानेसर के शामिल होने की खबरों के बाद लगातार सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच धमकियां दी जाती रही। धमकियों के बावजूद हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर करीब 450 पुलिसकर्मी तैनात किए। पुलिस के साथ होमगार्ड के जवान सुरक्षा में लगाए गए, जबकि उपद्रवियों की भीड़ और उनकी ताकत कहीं ज्यादा थी। जो मोनू मानेसर हिंसा के केंद्र में है, वो खुद को कथित गौरक्षक बताता है। राजस्थान के भरतपुर में नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी है। इस केस में वांटेड है। राजस्थान पुलिस को उसकी तलाश है। तो क्या ये मोनू मानेसर ही नूह का मास्टरमाइंड है? ओवैसी को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। बीजेपी सरकार के इशारे पर ही पुलिस मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जब एक आरोपी ने वीडियो डाला था और लोगों से जुटने की अपील की थी, तो सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा होने दिया गया है, ताकि चुनाव में उसका फायदा मिले। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इन आरोपों को खारिज किया। कहा कि हिंसा में मोनू मानेसर का कोई हाथ नहीं है। देखिए, इस तथ्य की भी हम कर रहे हैं, वो वहाँ पर तो कहीं नज़र नहीं आया है। अब उसने कहाँ से ये जारी की है, वो कहाँ से करा है, उसके पीछे पुलिस पहले ही लगी हुई है। सवाल है कि मोनू मानेसर नहीं तो फिर कौन, और मोनू मानेसर को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों? उल्टी गंगा बहना ऐसे ही कहते हैं। जिनका काम है सवालों का जवाब देना, वो मीडिया से ही सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां से नजर आ रहा है। अरे इतना बवाल कट गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कहां से नजर आ रहा है। नूह में हिंसा के लिए गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है? सीएम ने कहा है कि बाहरी लोगों का काम है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार लापरवाह है, सिस्टम दोषी है। हर बार की तरह यहां भी सियासत जमकर हो रही है। इंसाफ की आवाज उठाने के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। अगर प्रदेश सरकार समय पर सही कदम उठाती, ये टल जाती बात। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद पहले हरियाणा में जातीय दंगे हुए और अब एक साजिश के तहत धार्मिक दंगे भड़काए जा रहे हैं। ये सीधे सीधे पॉलिटिकल फेलियर है चीफ मिनिस्टर श्रीमान मनोहर लाल खट्टर का। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन किसी को इस तरह से जिम्मा नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए न केवल अपने बलों को
वहाँ पर तैनात किया। आसपास के ज़िलों की पुलिस फोर्स ना केवल वहाँ पर तैनात करी बल्कि केंद्र से भी रिक्वेस्ट की। मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। इस तरह की घटनाएं जब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, घटनाएं बढ़ती जा रही। हरियाणा ऐसा प्रदेश नहीं था। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिम्मेवार तो वही तत्व हैं जिन्होंने ये घृणित कार्रवाई की है। ऐसे उपद्रवी लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा, आज समय है भाईचारा कायम करने। सरकार कार्रवाई करेगी, घटना होने के बाद कार्रवाई करेगी। कल हमने आपको इस शो में दिखाया था कि हिंसा के वक्त एक मंदिर में सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। यहां से अब इन लोगों के रेस्क्यू की कहानी सामने आई है। आईपीएस ममता सिंह ने दिलेरी दिखाते हुए इन लोगों की जान बचाई। उनकी बहादुरी की रिपोर्ट आज सभी राज्यों के सभी पुलिस अधिकारियों को जरूर देखनी चाहिए। अपना सामान यही मार देंगे गोली। ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का क्लियर करा। नूह में हिंसा का 15 सेकंड का ये वीडियो सबसे भयानक है। यहां फंसे सैकड़ों लोगों की चीख पुकार डराने वाली थी। फायरिंग की आवाजें भय पैदा करने वाली थी। ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का क्लियर करा। इसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी सुनेंगे तो राज्य में कानून व्यवस्था संभालने वाली अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह पर गर्व करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बताया कि इसकी सूचना सबसे पहले उन्हें मिली थी। किसी ने अनिल विज को यहीं से गूगल लोकेशन भेजी। उन्होंने ये लोकेशन फौरन ममता सिंह को भेजी और लोकेशन मिलते ही ममता सिंह जिंदगियां बचाने के लिए सुपर एक्टिव हो गईं। मंदिर के अंदर से ही किसी ने मुझे गूगल लोकेशन भेजी, वो मैंने प्रशासन को दी और हमारी ADGP लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस को लीड किया और वहां से जाके बाहर काफी रेजिस्टेंस था, आगे लगी हुई थी, गोली चल रही थी, लेकिन उसने स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को वहां से छुड़ाया। ममता सिंह ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया। रेस्क्यू करने वाली पुलिस फोर्स की अगुवाई की। उपद्रवियों के बीच से होते हुए उनकी टीम मंदिर जा पहुंची। वहां से एक एक करके लोगों को निकाला गया और पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। ममता सिंह 1996 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। अपनी दिलेरी से पहले भी कई बार पुलिस विभाग को गौरवान्वित कर चुकी हैं। बेहतरीन पुलिस सेवाओं के लिए साल 2022 में उन्हें राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक उनकी सराहना कर चुका है। नंदीग्राम, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए गए उनके कार्यों की सराहना आज भी की जाती है। आज सियासत की वो तस्वीर सामने आई जिसे लेकर 2-3 दिन से बड़ी हलचल थी। इस खबर के बाद अब वो देखते हैं। ये देखिए, ये मुलाकात एक बहाना है, आगे बहुत कुछ है। 2-3 दिन से इस खबर को लेकर हलचल चल रही थी। पुणे में राजनीति के 2 दिग्गज एक मंच पर दिखे तो कई तरह के सवाल पूछे गए। एनसीपी में टूट के बाद पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार ने मंच साझा किया। कार्यक्रम पुणे में हुआ, पर इसकी दस्तक दिल्ली तक सुनाई दी। इस तस्वीर पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक दूसरी तस्वीर के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पुणे के एसपी कॉलेज में थे, जहां उन्हें तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की ओर से लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री को तिलक यानी पुणेरी पगड़ी पहनाई गई। उन्हें तिलक का उत्तरीयम यानी एक तरह का शॉल ओढ़ाया गया। ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री को एक सम्मान पत्र और एक ट्रॉफी दी गई। इस खास ट्रॉफी के अंदर एक भगवत गीता, लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा, तिलक के अखबार केसरी का पहला अंक और तिलक पगड़ी रखी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 1 लाख रुपए की राशि भी दी गई, जिसे प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को समर्पित कर दिया। एक बार फिर से लौटकर चलते हैं कार्यक्रम के उस फ्रेम की ओर जो है तो सिर्फ 10 सेकंड का, लेकिन दिन भर चर्चा इसी की हुई है। लोकमान्य तिलक अवार्ड सेरेमनी के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की छोटी सी मुलाकात और चंद सेकंड की बात।
आज का सबसे बड़ा सियासी सवाल है। लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार के बीच क्या बातचीत हुई। जब प्रधानमंत्री मोदी शरद पवार से मिले तो क्या बात हुई, ये सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन तस्वीर बोल रही है कि दोनों में कितनी गर्मजोशी थी। कुछ सेकंड की इस मुलाकात में दोनों काफी सहज दिखे। प्रधानमंत्री मोदी बुजुर्ग पवार का अभिवादन करने उनके पास गए। दोनों ने दूर से एक दूसरे को प्रणाम किया। करीब पहुंचकर मोदी ने पवार से हाथ मिलाया और फिर पास में खड़े लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक से इशारा करके पवार के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तीनों हंस पड़े। बात ऐसी थी कि पवार ने एक हाथ से प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उनकी पीठ थपथपाने लगे। प्रधानमंत्री ने हाथ से लिखने का इशारा करते हुए कुछ कहा और फिर दोनों नेता मुस्कुराए। इसके बाद पीएम मोदी आगे बढ़ गए। ये पूरा वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का है, लेकिन इस 10 सेकंड में दोनों नेताओं की जो केमिस्ट्री नजर आ रही है वो देखने लायक है। इस मुस्कुराहट से कई जगह टेंशन हो सकती है, शायद हो भी रही हो। लोकमान्य तिलक अवार्ड सेरेमनी 75 मिनट चली, लेकिन पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात 10 सेकंड की तस्वीर उसमें ये छाई रही। एक्सक्यूज मी। ये हंसती मुस्कुराती तस्वीरें इंडिया अलायंस को परेशान कर रही हैं। जब पवार और मोदी मिलेंगे तो ऐसा फ्रेम सामने आएगा, इसका अंदाजा विपक्षी नेताओं को पहले से था। इसीलिए वो शरद पवार के कार्यक्रम में जाने से बड़े असहज थे। पवार का प्रधानमंत्री के साथ एक ही मंच पर खड़े होना कई संदेश दे रहा है, जिससे इंडिया के नेताओं में बेचैनी है। ऐसी तस्वीरों से विपक्षी एकता में फूट का संदेश डालने की चिंता है। शरद पवार और मोदी की नजदीकी वोटर्स को भ्रमित कर सकती है। यह संदेश भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में पवार पाला बदल सकते हैं। विपक्ष आक्रामक होकर प्रधानमंत्री पर हमले कर रहा है, लेकिन हंसती मुस्कुराती तस्वीरों से विपक्ष के आक्रमण की धार कमजोर हो सकती है। बीजेपी आने वाले दिनों में इसे पीएम मोदी के कामकाज पर मोहर बता सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की अवार्ड सेरेमनी के मंच पर सिर्फ शरद पवार की तस्वीर ने इंडिया अलायंस का स्वाद नहीं बिगाड़ा है। मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील शिंदे की कुर्सी भी लगी थी। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कार्यक्रम में मुख्य आयोजककर्ता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पड़पोते रोहित तिलक भी मंच पर थे। रोहित तिलक खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव हैं, यानी मोदी को लेकर कांग्रेस के अंदर भी कंफ्यूजन कम नहीं है। आज एक और तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा। जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद लोगों से मिल रहे थे, उस वक्त वो डिप्टी सीएम अजीत पवार से भी मिले। प्रधानमंत्री ने अजीत पवार की पीठ ठोकी। लोकमान्य तिलक अवार्ड मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह आपको जरूर देखना चाहिए। आज या महत्वाच्या दिवशी मला पुण्याच्या या पावन भूमीवर महाराष्ट्राच्या धर्तीवर येण्याची संधी मिळाली, हे माझे भाग्य आहे। इस अवार्ड के साथ जो धनराशि मुझे दी गई है वो भी गंगा जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने पुरस्कार राशि नमामि गंगे परियोजना के लिए दान देने का निर्णय लिया है। लोकमान्य तिलक जी तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है। मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 140 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करता हूं। लोकमान्य में युवाओं की प्रतिभा पहचानने की जो दिव्य दृष्टि थी, उस समय सावरकर जी युवा थे। तिलक जी ने उनकी क्षमता को पहचाना।
शरद पवार को राजनीति का माहिर खिलाड़ी क्यों कहा जाता है? आज लोकमान्य तिलक अवार्ड सेरेमनी में इसका पुख्ता सबूत दिखा। चीफ गेस्ट के तौर पर जब शरद पवार को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने इशारों में दो ऐसी बातें कह दी जिसका बड़ा संदेश है। पवार ने सर्जिकल स्ट्राइक और मीडिया की आजादी को लेकर क्या कहा, आइए देखें। सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा आत्ता होते, पण लहान भागामध्ये 40 सेकांनी ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याच्या नंतर या देशाचा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक हा शिवछत्रपतींच्या काळामध्ये झाला। ही गोष्ट आपण कधी विसरू शकत नाही। तिलक जी की पहचान पुणेरी पगड़ी और लोकमान्य जी का उत्तरीय और इन पत्रों के माध्यम से इंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कड़ा प्रहार किया। ते नेहमी म्हणत असत, पत्रकारिता याचा कुणाचा दबाव असता कामा नये। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकमान्य तिलक अवार्ड लेने से पहले श्री दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर महाराष्ट्र के पुराने गणेश मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है। यह मंदिर श्रीमंत दगड़ू सेठ नाम के हलवाई ने 1893 में 1893 में बनवाया था। तभी से इस मंदिर को दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर में भगवान गणेश की 7.5 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी मूर्ति है, जिसमें 8 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। दगड़ू सेठ के पिता किशन सेठ गढ़वे कर्नाटक से पुणे आए थे। दगड़ू सेठ ने पिता का कारोबार इतना फैलाया कि अंग्रेजों ने उन्हें नगर सेठ की उपाधि दी। पुणे में प्लेग की महामारी फैली तो इसमें दगड़ू सेठ ने अपने बेटे को खो दिया, जिसके बाद बेटे की आत्मा की शांति के लिए दगड़ू सेठ हलवाई ने भगवान गणेश का यह मंदिर बनवाया था। 1893 में लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत इसी मंदिर से की, जिसके बाद में इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था बढ़ती चली गई। वैसे दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर में नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना को हलवाई और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एनसीपी में टूट के बाद यह पहला मौका था जब शरद पवार और अजीत पवार सार्वजनिक तौर पर एक मंच पर दिखे। हालांकि दोनों की मुलाकात नहीं हुई। शरद पवार ने अपने भाषण में प्रोटोकॉल के तहत डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम लिया तो अजीत पवार खड़े हो गए। राजनीति में बॉडी लैंग्वेज की काफी अहमियत होती है। अजीत पवार ने चाचा को सम्मान देकर एनसीपी कैडर को एक मैसेज दिया है तो शरद पवार ने प्रधानमंत्री के साथ गर्मजोशी दिखाकर आगे के रास्ते खोल दिए। पवार के इस खेल को समझना भी मुश्किल है, क्योंकि पवार बहुत आगे की सोचते हैं। और महाराष्ट्र की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहां पर एकदम हार्डकोर पॉलिटिक्स नहीं होती है। वहां पर भले ही पॉलिटिकल पार्टीज में लोग अलग अलग हों, लेकिन संबंध बने रहते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और वही चीज अजीत पवार और शरद पवार में दिखाई दे रही। बहरहाल अब बात संसद की करते हैं, जहां आज भी हल्ला, हंगामा और नारेबाजी होती रही। जमकर पोस्टर लहराए गए। जमकर हंगामे के बीच मोदी सरकार ने दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पेश कर दिया। जैसे ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिल पर बोलने के लिए खड़े हो गए। ओवैसी ने कहा, दिल्ली सर्विस बिल पर चेस और लूडो का खेल चल रहा है। ओवैसी की इन बातों पर सदन में ठहाका गूंज गया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह भी हंसने लगे। हंगामे के बीच ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है। नियोग के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं सर। ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर। उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है। सर मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। डिवीजन पूछूंगा, आप डिवीजन कराइए। On a point of law, you cannot challenge this. हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए
किसी भी कानून को लेकर आने की। संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। ये पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है। दिल्ली का ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। ये जो सरकार की कॉम्पिटेंस के विषय में बात कर रहा है वो या तो नियम कानून से अनभिज्ञ है या जानबूझकर देश को, दुनिया को गुमराह करने का काम कर रहा है। विपक्षी दलों का इंडिया अलायंस दिल्ली सर्विस बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन लोकसभा में इस बिल के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकसभा में अकेले बीजेपी के पास 300 से ज्यादा का नंबर है। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी का आंकड़ा और ज्यादा है। दिल्ली सर्विस बिल को लेकर असली जोर आजमाइश राज्यसभा में होनी है। राज्यसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या 238 है। इनमें 5 नॉमिनेटेड हैं, यानी सदन में वोटिंग का अधिकार 233 सदस्यों को है। इस हिसाब से बहुमत का नंबर 117 है। आज राज्यसभा में भी विपक्षी खेमे को झटका लगा। 9 सदस्यों वाली बीजेडी ने सरकार को समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस तरह बिल के समर्थन में आंकड़ा क्या है, इसे देख लीजिए। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 93 एआईएडीएमके के 4 मेंबर हैं। एनसीपी अजीत पवार का 1 मेंबर है। वाईआरएस कांग्रेस के 9 सदस्य हैं और बीजेडी के 9 सदस्यों को जोड़ दें तो सरकार का नंबर 116 हो जाता है। यानी बीजेडी के साथ आने से सरकार की स्थिति मजबूत हो गई है। अगर विपक्षी खेमे की ताकत देखें तो वो कमजोर स्थिति में दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, लेकिन संजय सिंह सस्पेंड है, इसलिए उनका नंबर 9 है। कांग्रेस के पास 31 सांसद हैं। टीएमसी के राज्यसभा में 12 सांसद हैं। डीएमके के 10, बीआरएस के 9 सांसद हैं। आरजेडी, सीपीएम, जेडीयू, एनसीपी, शरद पवार और समाजवादी पार्टी जैसे छोटे छोटे नंबर को जोड़ें तो विपक्षी ताकत फिलहाल 101 सदस्यों की है। यानी ताकत का खेल चल रहा है और दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि लोगों से मुलाकात का एक नया दौर चल निकला है। अब नया नहीं रहा क्योंकि पुरानी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की एक और छवि देखने को मिल रही है। कैसे? अगली खबर दिखाइए जरा। ये तस्वीर देख रहे हैं आप? राहुल गांधी की कर रहे हैं, लगातार सरप्राइज पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आज एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अचानक किसी से मिलने चले जाना, किसी को घर बुला लेना, यह उनका सियासी अंदाज बन चुका है। इसी कड़ी में आज तड़के 4 बजे वो दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंच गए। सब्जी और फल बेचने वालों से बातचीत की, खासतौर से टमाटर कारोबारियों से मिले और उनसे महंगाई की वजह पूछी, उनकी समस्याएं जानी। जिस वक्त वो पहुंचे तब अंधेरा था। अचानक राहुल गांधी को अपने बीच देखकर लोगों की भीड़ लग गई। मंडी में सिक्योरिटी के बीच कुछ देर वहां वो आड़तिये से भी इस तरह मिलते रहे। बाद में कांग्रेस ने उनका 22 सेकंड का वीडियो ट्वीट कर लिखा, जननायक राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जी और फल विक्रेताओं से मिले। राहुल जी ने उनकी समस्याओं को जाना और समझा। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आपको बता दें 2 दिन पहले ही वो केरल से अपने घुटनों का इलाज करवा कर लौटे। TV9 भारतवर्ष ने उन कारोबारियों से बातचीत की जो राहुल गांधी से मिले। हमने ये जाना कि राहुल ने उनसे क्या पूछा, उनके जवाब पर राहुल का क्या रिएक्शन था। इस पर हमने एक रील भी तैयार की। भैया टमाटर क्यों महंगा हो रहा है? तो वही टमाटर के बारे में मेटल से पूछा कि टमाटर क्यों महंगा है। आपने क्या जवाब दिया? हमने बोले बरसात की वजह से फसल खराब हो गई इसलिए टमाटर महंगा है। इससे बात ये कब तक नॉर्मल हो जाएगा बाजार के लिए? सर कम से कम महीने दिन के बाद ही नॉर्मल होगा। इससे पहले कोई फसल नया आएगा तभी नॉर्मल हो पाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट इकट्ठे हमें तो कोई पता ही नहीं था इस चीज़ का, ये किस टाइम आया ये का है। मेरे को लड़के ने वीडियो बना के डाली तो मैंने सोचा मगर झगड़ा हो गया। सिक्योरिटी गार्ड देखे तो मैंने उठा देखा तो मैंने जैसे मगर झगड़ा हो गया, दिखा है सिक्योरिटी का आई हुई है। मगर ऐसा होता है कोई ग्राहक बदतमीजी आता है, गाली देता है, ये होता है झगड़ा हो जाता है मैडम। तो मैं घबरा गया। तो घबरा गया फिर मैंने राहुल जी देखे हैं, फोटो मंगाए तो राहुल जी आए हुए हैं। ये SPN टोमेटो ये मार्केट है और यहाँ पर देखिएगा कितना टमाटर की पेटियाँ आपको पीछे नजर आ रही होंगी। इसलिए राहुल गांधी सबसे पहले यहीं पर आते हैं।
कई बार जीवन में हर चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर पर? एक अच्छा प्रयास। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी की राजनीति नया रंग ले चुकी है। उनकी पॉलिटिक्स का तरीका बदल चुका है, छवि बदल चुकी है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। उनके इस नए अंदाज पर हमारी रिपोर्ट देखें। कभी खेतों में, कभी गैरेज तो कभी सड़कों पर। बीते कुछ महीनों में राहुल गांधी का ये रंग कई बार देखा जब अचानक उनकी कहीं एंट्री हो जाती है। 8 जुलाई को वो हरियाणा के सोनीपत में किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई करने लगे। ट्रैक्टर चलाया और उनके साथ खेती किसानी पर बातचीत की, खाना भी खाया। 14 जुलाई को महिलाओं के साथ दिल्ली में सोनिया गांधी के घर पर लंच किया। ये वही लोग थे जिनसे वो सोनीपत में 8 जुलाई को मिले थे। इससे पहले 27 जून को राहुल ने दिल्ली में करोल बाग के एक गैरेज में मैकेनिक के साथ काम किया। वो एक बाइक में स्क्रू ड्राइवर से पेंच कसते भी दिखे। यही नहीं, 23 मई को अंबाला से चंडीगढ़ तक 50 किलोमीटर की ट्रक यात्रा की और उनकी समस्याएं जानी। तब वो दिल्ली से शिमला जा रहे थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने 7 मई को बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय के स्कूटर की सवारी की, उन लोगों की जिंदगी के बारे में बातचीत की। ऐसे ही 20 अप्रैल को वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से मिलने पहुंच गए। अलग अलग मौके की ये तस्वीरें वो खुद भी शेयर करते रहे। राहुल गांधी के इसी सियासी तेवर और कलेवर को उनकी सरप्राइज पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पहुंचे हैं। आपने देखा भी, लेकिन यहां यह भी जानना जरूरी है कि देश में सब्जी मंडियों और वहां काम करने वालों का वोट कनेक्शन क्या है। आजादपुर मंडी में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड कारोबारी और मजदूर मिलाकर करीब 40,000 लोग काम करते हैं। देश भर में सब्जी, फल और अनाज मंडियों की तादाद करीब 6,900 है। किसान जो अपनी फसल उगाते हैं वो भी इन्हीं मंडियों में बेची जाती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके वोटों की संख्या कितनी विशाल होगी और चुनाव में ये कितना असर डाल सकते हैं। सड़कों पर 4,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद राहुल गांधी इस बदलाव ने उनकी इमेज को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। शायद इसलिए कल तक जो उनको सीधे टारगेट करते थे वो भी अब निशाना बनाने से बच रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि कहीं राहुल को चैलेंज करने के चक्कर में दांव उल्टा ना पड़। लेकिन अब कहानी बदल रही है। अब बात पटना हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसका इंतजार पिछले 25 दिनों से था, न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को। हम बात जातीय जनगणना की कर रहे हैं। 7 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी है और याचिकाकर्ता की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इस फैसले को समझने के लिए हमने सबसे पहले याचिकाकर्ता के वकील से ही बात की। पटना उच्च न्यायालय ने क्या फैसला सुनाया है? दीनू कुमार जी, हाईकोर्ट ने एक लाइन में कहा कि रीट याचिका खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस जजमेंट के अगेंस्ट मेरे वकील सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस फैसले के बाद क्या ये कहा जाएगा बिहार में जातीय जनगणना होगी? निश्चित रूप से जजमेंट का हम देख के ही बताएंगे, लेकिन रिजेक्ट हो जाने का मतलब है कि सरकार का निर्णय सही था, इसलिए कास्ट बेस्ड सर्वे जो बाकी बचा वो करेंगे। वो पहली नजर में इस फैसले से 4 बातें क्लियर हैं। बिहार में जातीय जनगणना फिर से शुरू होगी। अभी तक लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश तेजस्वी की सरकार ने राहत की सांस ली। हालांकि इस आदेश के कई पहलू हैं जिसमें राजनीति बहुत अहम है। तो सवाल है कि क्या यह फैसला 2024 की राजनीति को प्रभावित करेगा? इसका सियासी गणित क्या है? अगर जातिगत जनगणना हुई तो असर क्या हो सकता है? क्या जातीय जनगणना के फायदे और नुकसान हैं और जातिगत जनगणना की मांग क्यों हो रही है? आज हम सरल भाषा में इन सभी सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि अब इस मांग में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस शामिल है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की मांग कर चुके हैं, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि बिना आंकड़ों के सामाजिक न्याय के कार्यक्रम अधूरे हैं।
कांग्रेस की इस मांग को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल पहले से ही इसकी मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस मांग को जोर शोर से उठाती रही है। जातिगत जनगणना के जो समर्थन में है वो कहते हैं कि इससे नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, वहीं जो इसके विरोध में है वो इसे समाज को बांटने वाला कदम बता रहे हैं। आज जब फैसला आया उस वक्त भी पक्ष और विपक्ष ने कई दलीलें दी। सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे। व्यक्तिगत गणना करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक समाज के उस अत्यंत गरीब और ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। केवल ये बड़े भाई और छोटे भाई विशेला दांत वाले को केवल मिले तो इसका लाभ उस सर्वेक्षण कराने से कुछ भी नहीं मिलेगा। बीजेपी के लोग जो हैं अब पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय आया है इस पे महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है उस पे मोहर लगाने का काम किया है। ऑर्डर पर टीका टिप्पणी करने वाले से पूछिए जिनके नियत में खोट है। हम तो जातीय जनगणना का समर्थन किए हैं, न्यायालय के निर्णय का हमेशा सम्मान किए हैं। जब हम नीति बनाएं तो जो पीछे हैं उनको जब तक हम आगे नहीं लाएंगे तब तक हम कैसे विकसित राज्य बनाएंगे। तो इश्यूज डिफरेंट हैं। गणना करना अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिना किसी जाति देखे हुए 60 योजनाएं चलाई हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए। यकीनन सभी पक्षों की अपनी दलीलें हैं, तर्क हैं, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क है कि 1951 से SC ST जातियों का डेटा जारी होता है, लेकिन OBC और दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं आते हैं। इस कारण OBC की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि मंडल आयोग ने OBC आबादी का जो अनुमान लगाया था उसका आधार 1931 की जनगणना ही थी। मंडल आयोग की सिफारिश पर ही OBC को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों के एक पक्ष का भी कहना है कि SC ST को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी, लेकिन OBC के आरक्षण का कोई लेटेस्ट डेटा या आधार है ही नहीं। जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि ये OBC के हक में कम और राजनीतिक फायदे की बात ज्यादा है। कितने लोकतंत्र में कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनको उतनी हिस्सेदारी। तो आजादी के बाद जो 70-75 साल होने जा रहे हैं, किनको कितना लाभ मिला? जो विकास की किरणें थी, जो आजादी के बाद जो संसाधन जनरेट हुए, उनका फायदा किनको कितना मिला, इस सबसे पता तो चलना चाहिए, ताकि उसी के हिसाब से सरकार जो है अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम बना सके। उसके पीछे यह भाव नहीं है कि जो समाज में पिछड़े हैं, दलित हैं, उनका उत्थान किया जाए। उससे ज्यादा भाव यह है कि हमारी राजनीति कैसे सधेगी। चूंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ा है, इसीलिए इसके सियासी मायने का जिक्र ज्यादा है, क्योंकि बिहार में OBC प्लस EBC की आबादी 52% से ज्यादा है। इसका असर 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा चुनाव पर हो सकता है। राजनीतिक दल आबादी के हिसाब से आरक्षण का दांव खेल सकते हैं। मंडल की राजनीति का नया दौर शुरू हो सकता है। चुनाव में अगड़े पिछड़े की राजनीति को हवा दी जा सकती है। इसका बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की काट के तौर पर इस्तेमाल संभव है। राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ेगी। यही वजह है कि नीतीश और तेजस्वी भी फायदे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद इस बात की भी है कि इससे आने वाले चुनाव में विपक्षी गठबंधन को जातिगत वोटिंग का बड़ा लाभ मिलेगा। इस सब के बीच में अगली खबर की ओर रुख करते हैं और चलते हैं विदेश की ओर। बात करते हैं यूक्रेन युद्ध की, जिसमें बाजी अब पलट सकती है क्या? सोचने वाली बात है। कैसे पलटेगी बाजी? एक दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने ताल ठोकते हुए कहा था कि यह युद्ध धीरे धीरे मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है, और आज मॉस्को फिर से यूक्रेनी ड्रोन के निशाने पर आ गया। 48 घंटे में दूसरी बार रूस की राजधानी पर ड्रोन से हमला हुआ है। 3 ड्रोन यहां की कमर्शियल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। मॉस्को की 50 मंजिला बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। 21वीं मंजिल से ड्रोन टकराया है। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रूस बौखलाया है।
और उसने इसे यूक्रेन का आतंकी हमला करार दिया है। यूक्रेन के टारगेट पर आई इस कमर्शियल बिल्डिंग में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दफ्तर है। ये इमारत निशाने पर आई तो रूस में हड़कंप मच गया। वैनकोवो एयरपोर्ट को फौरन बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स कैंसिल की गई। इमरजेंसी सर्विस को तुरंत एक्टिवेट किया गया। ओडिनसोवा नेफ्रोफोमिक्स में दूसरे यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया। रूसी एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ऐसी आशंका है कि अटैक में लॉन्ग रेंज बीवर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इस हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन 48 घंटे में दूसरी बार मॉस्को पर हमले से पुतिन की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि इस साल ये मॉस्को में 8वीं बार यूक्रेन का ड्रोन हमला था। इसलिए सवाल गंभीर उठे कि यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट मॉस्को में दाखिल हो चुके हैं और वही ड्रोन अटैक के जरिए मॉस्को में बारूदी कोहराम मचाने की साजिश रच रहे हैं। क्या रूस में मौजूद पुतिन के विद्रोही गुट ने यूक्रेन से हाथ मिलाकर ड्रोन के जरिए मॉस्को में हमला कर सनसनी फैलाने की कोशिश की, या पुतिन खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए मॉस्को में ड्रोन अटैक करवा रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग में मिल सके। खास बात यह है कि इस हमले से पहले ही पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव परमाणु युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। रूस के लिए सिर्फ मॉस्को की सुरक्षा ही चिंता बढ़ाने वाली नहीं है, बल्कि ब्लैक सी में यूक्रेन की एक्टिविटी भी टेंशन दे रही है। रूस ने ग्रेन कॉरिडोर पर अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। इसके पीछे सीधा मंसूबा है, अगर कोई भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करता है तो रूस उसे खदेड़ सके। लेकिन रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन ने अब पलटवार किया। कहा जा रहा है कि यह काउंटर अटैक असल में यूक्रेनी अनाज पर हो रही रूसी एयर स्ट्राइक्स का नतीजा है। रूसी एयर स्ट्राइक में 1.8 लाख टन अनाज नष्ट हो चुका है। सिर्फ 9 दिन में 1.8 लाख टन यूक्रेनी अनाज नष्ट हुआ है। रूस यूक्रेन के अनाज स्टोरेज डिपो को टारगेट कर रहा है, यह दावा यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने किया। इस सब के बीच में आइए देखते हैं अब देश की और बड़ी खबरें क्या हैं टॉप 9 में, सीधे तेजी से। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट आई है। देश के 4000 विधायकों की कुल संपत्ति 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के सालाना बजट के बराबर। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा वहां कानून व्यवस्था नहीं बची, डीजीपी कोर्ट में आकर जवाब दें। पूछा 6000 एफआईआर में चंद गिरफ्तारियां क्यों। दिल्ली दंगा केस में 6 लोगों पर आरोप तय, 8 धाराओं में केस। दंगे के 3 साल बाद फरवरी में पहली चार्जशीट आई थी। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सचिवालय मार्च के दौरान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गुजरात के राजकोट में एटीएस का एक्शन, अलकायदा से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, हथियार भी बरामद हुए। एक और बड़ी खबर, पंजाब के कई शहरों में एनआईए की छापेमारी, गैंगस्टर नेक्सस और टेरर फंडिंग को लेकर कार्रवाई। मुक्तसर के मलोट में सतनाम सिंह के घर छापेमारी, 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। चेन्नई में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 हिस्ट्री शीटर बदमाश मारे गए। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के रोके जाने पर देसी बम से किया हमला। यूपी के बरेली में 11वीं क्लास की छात्रा की हत्या, परिवार का दावा, छेड़खानी का विरोध करने पर मनचले ने जबरन जहर पिलाया, इलाज के दौरान मौत हो गई। आज रात 12:02 पर दिखाई देगा सुपरमून। चांद आकार में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आएगा। भारत में भी नजर आएगा।